So hi everyone, welcome back. So today we are going to start a new lecture, okay, and that is from the subject physics of standard FYJC science. And today we are going to learn something new related to the properties, I can say, of one of the very important state of matter. We called it as a solid. Okay, so let's do one thing. Ki, what do you mean by state of matters? Okay, when we usually heard, हमने बहुत सुना था हमारे 10th या 9th चैप्टर में कि स्टेट ऑफ मैटर होता है, ये स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, there are 3 स्टेट ऑफ मैटर, एक नया स्टेट ऑफ मैटर नया आया है which we called as a plasma. So there are so many state of matters. Okay, सो उसमें से जो बेसिक स्टेट ऑफ मैटर्स है, ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि स्टेट ऑफ मैटर्स होता क्या है। देखो, जो स्टेट ऑफ मैटर ऐसा ये चीज होती है जो आपको यूजुअली या फिजिकली आप उसको फील कर सकते हो। लाइक लेट्स से कि इन योर हैंड देयर इज अ मोबाइल और आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसको फील कर सकते हो और उसका जो शेप है और उसका जो साइज है वो आपको वैसे ही दिखेगा अगर आप कल भी उसको वही जगह पे रखते हो या देखते हो तो, राइट। सो दैट वी कॉल्ड एज अ सॉलिड बिकॉज ऑल द एटम्स इनसाइड द सॉलिड्स आर कंप्लीटली फ्यूज्ड और वो इतने टाइटली क्लोज्ड है एक दूसरे से कि वो अपना जो आई कैन से शेप है और साइज है वो छोड़ते नहीं है, राइट। एग्जैक्टली इसके थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाए तो मेरे पास एक चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नथिंग बट रिलेटेड टू द लिक्विड। ओके, सो लिक्विड आप जो आई कैन से शेप में उसको डालोगे वो शेप वो आई कैन से अडेप्ट कर लेता है या वो शेप का वो बन जाता है, राइट। तो वही शेप का अगर मैं उसको फ्रीजर में रखूं, राइट, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलता है, सॉलिड स्टेट में वही शेप का मेरा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, राइट। और सेम चीज अगर मैं उसको बॉईल करने के लिए रखूं तो वो केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल इनडायरेक्टली गो एंड ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा वो केस में, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ गैसियस स्टेट, राइट। तो these are three main states of matter of any material. Okay, because मैं मटेरियल को तो डिफाइन कर सकता हूँ बट वो मटेरियल कौन से स्टेट में है ये भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, वो मटेरियल का शेप क्या है ये भी डिफाइन करना बहुत आई कैन से जरूरी है। मेरे ऊपर फैन है, राइट, बट फैन को अगर मैं सही शेप और साइज नहीं दे पाया तो फैन का कोई यूज नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर आर सम मैकेनिकल आई कैन से प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच हेल्प्स अस हमारे डेली लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज को या वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज कर रहे हैं और उसका एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। सो इट गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आई कैन से द चैप्टर एंड डे टू डे लाइफ में आप इसको रिलेट कर पाओगे, राइट, देन यू कैन लर्न इट एट वेरी इन अ वेरी एफिशिएंट वे, राइट। सो और हम इसमें सब टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो एक है मेरा ग्लास, सेकंड है काइंड ऑफ कॉइन्स, देन एक है बास्केटबॉल, देन लेफ्ट हैंड साइड में आई कैन सी देयर आर सम मार्बल्स व्हिच इज मेड ऑफ ग्लास, देन देयर इज अ क्यूब। ओके, देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि देयर इज काइंड ऑफ अ ग्लोव्स बट दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, राइट। तो ये सारी चीजें जो भी आपको दिख रही है दैट एब्सोल्युटली इज नथिंग बट मेड अप ऑफ सॉलिड और इनका शेप और साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, एंड दैट्स हाउ दैट कम्स इनटू अ पिक्चर कि जहां पे उसका शेप और साइज हम डेफिनेट होता है तो वो केस में हम उनको सॉलिड बोल सकते हैं, राइट। तो आप बोलोगे कि सर सॉलिड का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? देखो, इसका एग्जैक्टली ऐसा डेफिनेशन कुछ नहीं है, जस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि एट नॉर्मल कंडीशन कि मेरा एक पर्टिकुलर मटेरियल का शेप एंड साइज अगर वो ही रहता है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा इट इज अ सॉलिड, राइट। अगर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वो पर्टिकुलर मटेरियल का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, सो इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ गैस, राइट। सो दीज आर काइंड ऑफ आई कैन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हम आज डिटेल में सॉलिड के विथ रिस्पेक्ट टू देखने वाले हैं नाउ। ओके,
So here first, which is very important, is what do you mean by deforming force? ओके, सो यहाँ पे मेरे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स? देखो, इट्स वेरी सिंपल कि जब भी आप यहाँ पे ऊपर मैंने जो टाइटल लिखा है जस्ट उस पे मत जाइए, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आई कैन से ऑफ माई सॉलिड विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ओके, सो थोड़ा सा वो आपको लगेगा कि यार सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहाँ से आया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ माई आई कैन से सॉलिड। ओके, सॉलिड का ऑब्वियसली होता है मेटल, और मेटल का ऑब्वियसली होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ओके, सो जस्ट गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट जहां पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम एब्रिवेशंस। एब्रिवेशंस मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है, नई चीजें हैं जो आपको जाननी और मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट। सो फर्स्ट है उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। सो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है? बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, a kind of I can say I will give you a clay, right? So अगर मेरे पास clay है, right? तो वो केस में ऑब्वियसली अगर मेरे पास क्ले है तो अगर मैं उसको थोड़ा सा भी कोई फोर्स लगाता हूँ या उसको उसका शेप चेंज करने का मैं आई कैन से आई विल ट्राई, तो ऑब्वियसली उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो आपने जो आपके फिंगर से जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? बिकॉज by application of this force you're changing the form of the solid or material that we called as a deform, मतलब मैंने उसका फॉर्मेशन बिगाड़ दिया, that we called as a deforming force। okay, so deforming force is nothing but when a force is applied to a solid which is not free to move, okay, the size of the shape or the size or shape or both change due to change in the relative position of molecules, right? उसको हम बोलेंगे deforming force। okay, then I have a deformation। देखो, डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इंटर रिलेटेड ही है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तब उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मतलब रिस्ट्रक्चर्ड हो गए, राइट। सो द चेंज इन शेप और साइज ऑफ और बोथ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मेशन। ओके, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि डिफॉर्मेशन कुड बी इन फॉर्म ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ओके, अगर मेरे पास आपने देखा रहेगा कि देर आर सम लड्डू, राइट, मोतीचूर के लड्डू, राइट। तो द मोमेंट यू कीप इट इन योर हैंड, अगर आपने उसको 5 to 10 मिनट्स अगर सेम अगर आपने उसको हैंड में रखा तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डिफॉर्म, बिकॉज आपके जो हाथ का जो प्रेशर है, जो फोर्स है, आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो एक नए आई कैन से डायमेंशन में आ जाएगा। सो दैट वी कॉल्ड इट एज अ डिफॉर्मेशन। ओके, देन ये फॉर्मेशन और ये डिफॉर्मेशन, ये जो दो चीजें हैं, इसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज निकाली है मेरे आई कैन से सॉलिड स्टेट की। तो उसमें एक है इलास्टिसिटी और उसमें दूसरा है प्लास्टिसिटी, राइट। अभी आप सोच रहे होगे कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों में बस खाली ई और पी का फर्क है, बट जैसे ही उसमें ई और पी का फर्क है उसके ही वजह से इनके बीच में एक बहुत बिग डिफरेंस आ जाता है। तो इलास्टिक तो आपको बचपन से ही पता है कि अब हमारे पास इलास्टिक रबर्स होते हैं, राइट। उसका मतलब क्या कि जैसे मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, अगेन जैसे मैं उसको छोड़ दूं तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि स्टैंडर्ड स्टैटिक पोजीशन। तो स्टैटिक पोजीशन में वो अपना ओरिजिनल आई कैन से उसका शेप और साइज ले लेगा। बट जैसे मैं उसको प्लास्टिसिटी बोलता हूं तो प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट कि मेरे पास अगर एक प्लास्टिक की स्केल है, राइट, आप उसको खींचो या आप उसको तोड़ो या आप उसको थोड़ा सा डिफॉर्म करने की कोशिश करो, इमिडिएटली इट विल गेट ब्रेक। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज उसके ओरिजिनल शेप में अगेन रीगेन नहीं हो सकती विथ इट शेप एंड साइज, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। वो जो आई कैन से प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। ओके, जैसे ग्लास, ओके, ग्लास अगर टूटता है, वुड अगर टूटता है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट वो खुद ही अगेन रीगेन नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे इलास्टिक रबर हो गया, राइट, जैसे
I have kind of okay, कुछ तो ऐसा मतलब, हाँ थोड़े से कोई कोई आई कैन से सॉलिड ऐसे होते हैं जो जिनके पास थोड़ा सा रीगेन करने का अपने पास एक अलग आई कैन से आई कैन से प्रॉपर्टी होता है। जैसे इफ आई हैव काइंड ऑफ अ सॉलिड, ओके, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल अगेन gain its original, I can say, the size and shape. So that property we called it as a elasticity. So we have a elasticity and we have a plasticity. So we have a two major and very important, I can say, properties of solids. So let's move to the next. So elastic behavior of solid. So what do you mean by elastic behavior of solid? देखो, बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी जस्ट आई कैन से फाइंड आउट किया कि elasticity is nothing but where the body regain its original shape and size after removal of deforming force. Okay, and it is called as a elastic body and the property is called as a elasticity. तो जैसे प्लास्टिक बॉडी होता है, जैसे प्लास्टिसिटी होता है, वैसे इलास्टिक में इलास्टिक बॉडी होता है और इलास्टिसिटी होता है। सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ माय प्रॉपर्टी एंड इलास्टिक बॉडी इज नथिंग बट काइंड ऑफ जो वो प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर the restoring force are strong enough to bring the displaced molecule in the original position. Okay, अभी इसका मतलब क्या, या सो अभी इसका मतलब क्या, इट्स वेरी सिंपल। आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये मतलब क्या मॉलिक्यूल लेवल पे इतना क्यों जा रहे हैं। देखो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसको सॉलिड या लिक्विड या गैशियस बनाता है, वो है इंटरस्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इंटरस्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना स्पेस है, वो एक्चुअली डिसाइड करता है मेरे स्टेट ऑफ मैटर को क्रिएट करने के लिए। जैसे सॉलिड इज हैविंग वेरी मिनिमम इंटरस्पेस मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं वॉइड। ओके, सो हमेशा याद रखना कि वॉइड इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दैट, वॉइड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंटरस्पेस। ओके, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो वॉइड बहुत कम होता है व्हेन इट इज अ वेरी क्राउडेड ट्रेन, बट जैसे आप सुबह जाते हो 5 AM को या 4 AM को, तो यस इट इज अ वेरी ह्यूज वॉइड, राइट। Similarly, you can compare the same thing with this when the interspacing between the molecule is very large, so हम उसको बोलेंगे gaseous state। और वो अगर in between होगा, जैसे ना solid ना gaseous, so उसको हम बोलेंगे liquid state। तो मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन, सॉरी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर रिलेशन है वो एक्चुअली डिसाइड करता है मेरा स्टेट ऑफ मैटर को। बट कोई कोई मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जो शेप एंड साइज वो वापस रिगेन कर सकता है by restoring, after restoring of forces. So that's why they have told here the restoring forces in case of elastic material, the restoring forces are so strong enough that they will bring the displaced molecule to their original position. So that's why this is one of the property of my solid। जैसे इलास्टिक रबर हुआ, सो इलास्टिक रबर क्या करता है कि इमीडिएटली जैसे मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, उसके मॉलिक्यूल उसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, बट उनके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसका मतलब कि वो अपना ओरिजिनल पोजीशन वो पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करके वापस रीगेन कर लेता है। ओके, so there are some example of elastic material like metals, like rubber, like quartz. So these are some kind of, I can say example of elasticity. So आप सोच रहे होगे कि there are so many metals। ओके, जैसे मेरे पास एक काइंड ऑफ सॉलिड हुआ, जैसे मेरे पास एक रबर हुआ, तो रबर को मैं प्रेस करता हूं तो अगेन वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। सो ऐसा कोई होगा जो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, मतलब जैसे मैंने उसको थोड़ा सा भी अगर पुश कर दिया तो वो कुछ भी हो जाए अपना ओरिजिनल शेप लेगा ही। ओके, सो हियर कम्स विथ अ परफेक्टली इलास्टिक। ओके, if the body regained its original shape and size completely and instantaneously upon removal of deforming forces, then it is said to be a perfectly elastic, right? So students, there is no called as a, there is nothing called as a perfectly elastic in universe। okay,
परफेक्टली इलास्टिक जस्ट एक आई कैन से डेफिनेशन है, उसमें कहीं पे भी आपको मतलब यूनिवर्स में कहीं भी आपको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं मिलेगी, राइट? सो दिस इज द ट्रुथ, बट दे हैव जस्ट स्टेटेड इट कि अगर ऐसा होगा, so that's why they have used the if a body regain its original shape and size completely and instantaneously. ओके कोई भी आई कैन से बॉडी को रीगेन करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, राइट? और कोई भी बॉडी अगर मैं उसको बोलता हूँ कि उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज वो कभी भी आई कैन से अचीव नहीं कर सकती है वंस इट इज डिफॉर्म, जब मैंने उसको डिफॉर्मेशन फोर्सेस लगाया है, राइट? सो दे आर जस्ट सेइंग दैट इट्स अ इमेजिनरी थिंग दैट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट. ओके, इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत, जैसे डिफॉर्मिंग हटा दिया वो अपने साइज में आ गया, upon the removal of deforming force, then it is said to be a perfectly elastic. Okay, so this is just for the definition they have given this statement. Okay, there is no example of perfectly elastic body. Okay, it's a imaginary thing. Now next exactly uska ulta hai, which is a plastic behavior of solid. Okay, now elasticity ka exactly ulta hota hai mera plasticity. So what do you mean by plasticity? If body does not regain its original shape and size and retain its altered shape or size upon removal of deforming forces. इसका मतलब द बेस्ट एग्जांपल दिमाग में ले लो, क्ले. ओके, क्ले या मर्ड. ओके, तो जैसे ही क्ले या मर्ड मेरे दिमाग में आता है, जैसे मैं उसको शेप देता हूँ, जैसे मैंने उसको थंब से प्रेस किया, तो थंब से प्रेस करना इज नथिंग बट माय डीफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज जो उसका फॉर्मेशन चेंज कर देगा. तो जैसे मैंने उसको शेप देने की कोशिश की, आफ्टर 2 or 3 days आई विल सी द सेम शेप ओनली जो मैंने दे के छोड़ दिया था. सच काइंड ऑफ आई कैन से आई कैन से द बॉडीज और आई कैन से द मटेरियल्स और सॉलिड्स, आई विल कॉल इट एज अ प्लास्टिक बॉडीज. ओके, और ऐसे मटेरियल जो ये काइंड ऑफ अ स्पेशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं या स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं, उनको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी. Okay, so if the body does not regain its original shape and size and retain its altered shape and size upon removal of deforming forces, it's called as plastic body and the property is called as a plasticity. Okay, it is very much self-explanatory. Then let's see ki why it is not happening. Here the restoring forces are not strong enough to bring the molecule back to their original position. So this is the main reason between the elastic material is being a plastic body, right? उनमें जो restoring force होता है वो इतना इनफ नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू डिफॉर्मिंग फोर्स कि वो अपने सारे मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आए. सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्लास्टिक बॉडी. Example of plastic body, if you go in detail, then yes, I do have example of it, like a clay, like a putty, which is a thick, I can say black kind of a mud, and we have a thick mud as well. So these are some kind of a plastic bodies. Okay, now there is no solid which is perfectly elastic or perfectly plastic. So देखो ये this is kind of a JEE question. Okay, ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है. Is there is a no solid which is perfectly elastic or perfectly plastic. Okay, हर एक कुछ ना कुछ तो उसमें कम होगा ही 110%. So nothing is perfect over here. Okay, so this why this ये हमेशा याद रखना कि no solid which is perfectly elastic or perfectly plastic. Yeah. Now the next which is very important, अभी तो हमने देख लिया कि उसमें उसमें प्लास्टिक क्या है और इलास्टिक क्या है, राइट? सो उनके बेसिस में, बिकॉज ये हम प्लास्टिक और इलास्टिक डिपेंड करते हैं टोटली बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज. ओके, शेप एंड साइज का मतलब क्या है? शेप जब भी मैं बोलता हूं तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आता है डायमेंशंस. सॉरी, जब मैं साइज बोलता हूं तब मेरे दिमाग में आता है डायमेंशंस. ओके, और जब मैं शेप बोलता हूं तब मेरे दिमाग में आता है ज्योमेट्री. Okay, because these are two different things which are related to, one is nothing but to your dimensions and another nothing but to your kind of a
ज्योमेट्री। ओके, बिकॉज शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, देन रेक्टेंगल होता है, देन देर आर वेरियस आर्बिट्रेरी शेप भी होता है, लाइक योर पोटैटो इज हैविंग आर्बिट्रेरी शेप, देयर इज नो शेप ऑफ इट, रिजिड शेप। ओके, सो और दूसरा होता है डेफिनेट शेप, जैसे सर्कुलर हो गया, आई कैन से ट्रेपेजॉइडल हो गया, आई कैन से ट्रायंगल हो गया, सो देयर आर डेफिनेट शेप्स। ओके, सो दिस शेप एंड साइज, साइज मतलब होता है ना कि दिस इज 1 cubic centimeter, दिस इज 2 cubic centimeter, दिस इज 1 meter long, okay, this is 2 meter long, right? So these are nothing but the sizes. Okay, तो साइजेस एंड शेप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है मेरा ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा हमें आइडिया देगी कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ था और उसके हिसाब से चेंज कितना हुआ। ओके, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि शेप स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो हमें हमेशा बताती है कि जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है बेस्ड ऑन इट्स आई कैन से शेप और साइज। ओके, एंड सेकेंड मेरा जो स्ट्रेन है विच इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ माई आई कैन से सॉलिड, ओके, वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली exactly इसमें डायमेंशनली कितना चेंज हुआ है, राइट? सो देखो, एक बताता है डायमेंशंस के हिसाब से कि डायमेंशनली कितना चेंज हुआ है, और दूसरा बताता है कि इसमें फोर्स का कितना इम्पैक्ट हुआ है, राइट? सो फर्स्ट इज गिविंग द आइडिया अबाउट द फोर्स एंड अनदर वन इज नथिंग बट गिविंग द आइडिया अबाउट द डायमेंशन। ओके, सो ये बहुत मैटर करता है जब आप किसी भी आई कैन से सॉलिड को डिफाइन करते हो, वेदर इट इज प्लास्टिक और वेदर इट इज इलास्टिक, राइट? सो इलास्टिक एंड प्लास्टिक को आई कैन से मैं उसको बोलता हूँ कि तोल मोल करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स चाहिए थे, और वो ये यूनिट स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा हमें देते हैं। ओके, जैसे अगर आपको कुछ वेट मेजर करना है, सो वेट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ माय सॉलिड, बिकॉज सॉलिड के पास खुद का वेट होता है। ओके, सो मास होता है, वेट होता है, तो वो उसको कैसे मेजर करो इन टर्म्स ऑफ केजी, राइट? तो मैंने उसको वेइंग मशीन में उसका वेट मेजर कर दिया तो मुझे उसका वेट मिल गया। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सॉलिड के पास उसके कितना इलास्टिक नेचर है और कितना प्लास्टिक नेचर है, ये मैं कैसे मेजर करूंगा? आई कैन नॉट यूज द वेइंग मशीन फॉर दैट। सो दैट्स वाई ये दो यूनिट पिक्चर में आ गए जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस मतलब हमेशा मुझे फोर्स का आइडिया देगा कि आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस या एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस उसमें क्या चेंज आए, और स्ट्रेन हमेशा ये देगा कि आफ्टर डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस उसमें कितना डायमेंशनल चेंज आया। Okay, so both are interrelated but both are different, so that's why just go in detail with each and every one. So first we'll define the stress. अब ये stress मतलब क्या? The internal restoring force per unit area of body is called as a stress. Okay, अभी यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि सर यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दिया है और यहाँ पे इक्वेशन में डिफॉर्मिंग फोर्स दिया है, तो ये दोनों अलग क्यों? यहाँ पे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए था, पर यूनिट एरिया होना चाहिए था, बट आपने यहाँ पे गलत लिखा है विच इज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। स्टूडेंट, ये गलत नहीं है, जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, राइट? इसका आपको मैं सीधा आंसर देता हूँ कि अगर मैं किसी चीज पे, लेट्स से अगर मैं किसी सॉलिड पे, लेट्स से आपके हाथ में मोबाइल है, आप जस्ट स्क्रीन पे थोड़ा सा पुश करो। ओके, सो जैसे आप स्क्रीन पे थोड़ा सा पुश कर रहे हो तो वो स्क्रीन टूट नहीं रही है, ज्यादा मत करो। सो वो स्क्रीन टूट नहीं रही है या आपको ब्रेक नहीं हो रही है या उसको उसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब क्या? इसके पास जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत हाई लेवल का है, तो इसलिए आप उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे पा रहे। ओके, बट यही अगर चीज अगर आपने थोड़ा कुछ मशीन के नीचे रख दिया देन यस 110% उसका ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, उसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा एंड उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर ग्लास ब्रेक हो जाएगी, राइट? तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन अ गिवन छोटे से एरिया पे। ओके, सो दैट्स वाई आपने देखा रहेगा कि अगर मेरे पास व्हाट आई कैन से
मेरे पास एक लेट्स से कि एक पॉइंटेड, मेरे पास एक काइंड ऑफ आयन का एक रॉड है जिसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब उसका जो आगे का पार्ट है वो एकदम शार्प है, और एक आयन रॉड है जिसका आगे का पार्ट एकदम मतलब लाइक क्रॉस सेक्शन, मतलब कट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, तो जब मैं सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई करूंगा, तो जिसका पॉइंटेड है वो वाला ग्लास जल्दी ब्रेक हो जाएगा एज कंपेयर टू जिसका पूरा है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, जितना छोटा एरिया होगा जिसके ऊपर आप नो आई कैन से यू कैन पुट स्ट्रेस और उसके फोर्स लगाते हो, तो वो पर्टिकुलर एरिया पे, छोटे से एरिया पे जितना छोटा एरिया होगा उतना उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। ओके, सो जितना उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, ऑब्वियसली देर इज अ हाई चांस कि वो अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चेंज कर दे। बट जितना ही ज्यादा एरिया होगा उतना ही ऑब्वियसली आप फोर्स लगाओगे, सेम फोर्स आपने लगा दिया, बट यस देयर विल बी very less stressed on it. Okay, so hope you guys can relate to it. Okay, आप रिलेट कर पा रहे हो इसको कि दिस इज हाउ इट कैप्चर्ड एज अ स्ट्रेस। ओके, सो जब आप उसको एक छोटे से एरिया पे ज्यादा फोर्स लगाते हो, ओके तब ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, बट बड़े एरिया पे अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। ओके, सो ये डिफाइन करता है मेरा स्ट्रेस कि एक पर्टिकुलर मटेरियल को कितना स्ट्रेस दिया गया है और कितने एरिया में दिया गया है। राइट, मतलब एरिया तो इसमें कंक्लूड ये हो रहा है, सो कितना स्ट्रेस दिया गया है बेसिकली। राइट, तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब क्या कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं, और जब ये इक्वल होते हैं तभी मेरा सॉलिड स्टेट वैसा ही रहता है। ओके, so that's why they are saying कि internal restoring force is always equal to my deforming force। तो जितना मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसको अप्लाई कर रहा है। सेम एग्जांपल, आप जब भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे मोबाइल पे, तब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आपको सेम प्रेशर पे आपको अपोज कर रहे थे कि भाई हम टूटे ना। राइट, बट व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज वेरी मच हायर देन द रिस्टोरिंग, देन वो केस पे वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, तो उसको हम लोग स्ट्रेस नहीं बोलते, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। Okay, so now stress will be defined as the deforming forces per unit area. तो F divided by A. तो students यहाँ पे F divided by A, this is another physical quantity. Okay, can anybody tell me कि ये दूसरी कौन सी quantity है? आप just मुझे I can say चैट में लिख दो कि ये फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें एक दूसरी क्वांटिटी के बारे में भी हमें बताता है। कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज दैट क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल ये है, फोर्स अपॉन एरिया? कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस फोर्स अपॉन एरिया? देयर इज अनदर आई कैन से क्वांटिटी इन फिजिक्स और एंटिटी इन फिजिक्स जिसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया। कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट? एनीवन, एनीवन? एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच इज अ प्रेशर। वेरी गुड। ओके, सो प्रेशर इज वन ऑफ द क्वांटिटी और आई कैन से एंटिटी, ओके, जो फोर्स अपॉन एरिया में हमेशा फाइंड होती है। ठीक है, वेरी गुड। सो फोर्स अपॉन एरिया जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, अगर मैं उसको डायमेंशनली देखूं तो मैं उसको बोलूंगा स्ट्रेस। ओके, बिकॉज स्ट्रेस में भी हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं, और प्रेशर में भी हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया ही लेते हैं। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, तो वो केस में मैं स्ट्रेस को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ओके, स्ट्रेस इज द करेक्ट वर्ड, okay, at that point of time. I will not take it's a pressure, because pressure is a different entity which is calculated for different things. Okay, very good. So now next is where F is internal restoring force, external applied deforming force, so both are nothing but same only. So यहाँ पे F का उन्होंने क्या दिया है, एरो दिया है, इसका मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जिसके पास डेफिनेट आई कैन से डायरेक्शन है। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पे हो गया न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और इसको ही हम लोग बोलते हैं पास्कल, क्यों? बिकॉज प्रेशर का यूनिट है पास्कल। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, और इसका डायमेंशन इज नथिंग बट L1 M1 T-2 इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ इट।
नाउ लेट्स कम टू द न्यू पॉइंट विच वी कॉल्ड द स्ट्रेन. ओके, तो कभी कभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐसा फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी का शेप चेंज हो गया है. सो वो केस में हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेन. ओके, इसका मतलब क्या कि जो ओरिजिनल डायमेंशन था वो अभी नए डायमेंशन में चेंज हो गया है. राइट, जैसे बेस्ट एग्जांपल क्ले. अगर क्ले मेरा पहले सर्कुलर था और उसको मैंने थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके आई कन्वर्टेड इनटू, आई कैन से, हॉरिजॉन्टल डिस्क. ओके, जिसको मैंने डिस्क में ऊपर से प्रेशर देखिए सर्कुलर का, स्फेरिकल का सॉरी, मैंने डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका जो उसके ऊपर क्या हुआ, स्ट्रेन एक्ट हुआ. ओके, और स्ट्रेन कितना है वो हमें मिलता है यूजिंग दिस थिंग. Strain is defined as the ratio of the change in dimension of the body to its original dimension of the body. So strain can be defined as change in dimension divided by original dimension. Okay, so strain is a dimensionless quantity because it has no limits. So ये जैसा इसके पास dimension है वैसे इसके पास dimension नहीं होगा. Okay, so hope you student understand this कि in order to understand the plasticity and elasticity, ये दो फैक्ट है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे डिफाइंड होता है कि पर्टिकुलर मटेरियल या पर्टिकुलर सॉलिड कितना प्लास्टिक और इलास्टिक है. ओके, now based on these two things there are three types. Okay, there are three types of stress and strain. अलग अलग तरीके हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के, मैं आपको बताऊंगा. So let's go to the next, which is types of stress and strain. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि there are three types of stress and corresponding strains are there, right? So first क्या है? So this is the first. The stress produced by deforming force acting along the length of the body or rod is called as a tensile stress or longitudinal stress, right? अभी यहाँ पे देख रहे हो क्या आप कि फर्स्ट चीज मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर जो मेरे पास एक पीस ऑफ रॉड है, तो ऑब्वियसली मैं रॉड को एक ही डायरेक्शन से खींच सकता हूँ बिकॉज इट्स अ यूनिडायरेक्शनल. तो अगर मैंने उसको एक डायरेक्शन से खींचा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, देयर इज अ ह्यूज, बिकॉज ऑफ फोर्स मैं उसको बहुत लंबा खींच सकता हूँ एंड आई कैन मेक अ वेरी, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, बट उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा. ओके, एंड दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच वी कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. इसके वजह से ही बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स, या हम उसको बोलते हैं जो, या ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स ओनली, जो आप गोल्ड के पहनते हो, राइट, रिंग एंड ऑल, उसके वजह से ही उसमें वो, आई कैन से, नेचर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस टेंसाइल स्ट्रेस. तो जितना हम उसको खींचेंगे उतना पतला वो हमें क्या मिलेगा, रॉड मिलेगा, और उसका फिर हम लोग आगे जाके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, राइट. तो स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफॉर्मिंग force acting along only one direction which is the length of the body, और the rod is called as a tensile stress or longitudinal, मतलब एक ही डायरेक्शन में longitudinal stress. The strain produced is called as a tensile strength. Okay, so ये जो particular, I can say, the strain produce हुआ उसको हम बोलेंगे tensile strength. तो हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि what do you mean by tensile stress and what do you mean by tensile strength. तो उसमें एक पार्ट लिया है हमें tensile stress. Suppose a force F is applied along a wire or perpendicular to its cross-sectional area of the wire. This produces an elongation in the wire and the length of the wire increases accordingly. Okay, तो इसका मतलब इन्होंने ये दिया है कि टेंसाइल का मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में उसको मैं खींच रहा हूँ और एक ही डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है और मैं इसको इलोंगेट करते जा रहा हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग जो फोर्स मैंने लगाया वो परपेंडिकुलर टू माय डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल लगा. इसका क्या मतलब है आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ. देयर इज अ, आई कैन से, डायग्राम ऑफ इट. ओके, सो this produces an elongation in the wire. इसका मतलब खींच रहा है मेरा पूरा वायर, एंड लेंथ ऑफ द वायर स्टार्ट इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली. तो ये पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस. तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज नॉर्मल, जो हमने पहले देखा था, बस ये सेम यहाँ पे है. तो देखो, दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स. सो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस
और उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेहेंसिव और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और आप बोलोगे कि सर स्ट्रेस तो सेम ही होता है जिसमें ये पर्टिकुलर रॉड पतला हो जाता है, राइट? बट साइंटिस्ट लोगों ने दो तरीके से ये पर्टिकुलर चीज को जाना। कैसे? कि अगर ये पर्टिकुलर जो रॉड है उसको मैं अगर फिक्स करता हूं मेरे लेट्स से एक वॉल पे, ओके, और दूसरे को ये साइड से इफ आई एम स्टार्टेड अप्लाइंग द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो ये जो कटा हुआ चीज है इसको मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप ये साइड से देखोगे इट विल लाइक अ सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसको मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो मेरा फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? तो जब भी आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो आप परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स लगा रहे हो। और ये केस में जो डायरेक्शन या जो फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, आप खाली एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो, ओके, बिकॉज ये साइड मेरा है फिक्स्ड है। सो एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। बट इफ द रॉड इज गेटिंग पुल्ड और पुश फ्रॉम बोथ द साइड, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने दोनों आपके फिंगर्स में अगर एक चीज को पुश करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा एज पर दिस पिक। अगर ये इसका डायरेक्शन उल्टा होता तो ऑब्वियसली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एलोंगेट हो जाता और इसका जो एरिया है वो कम हो जाता, राइट? बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों दोनों साइड से क्या हो रहा है, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वी कॉल्ड इट एज अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड दिस वी कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। सो टेंसाइल में इलोंगेशन होता है, कॉम्प्रेसिव में आई कैन से कॉम्प्रेस होती है चीज, ओके। सो हमेशा याद रखना कि कॉम्प्रहेंसिव में डेल्टा एल कम मतलब सॉरी जो लेंथ है वो कम हो जाती है और उसमें क्या होती है, लेंथ जो है वो बढ़ती है, right? So when two rod push to two ends with equal and opposite forces, the length decreases and the restoring force per unit area we called as a compressive stress. Compress करना मतलब वही हो गया कि उसको छोटा करना. So that's why in this case the length is getting decreases, so we call it as a compressive stress. और ये केस में लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको बोलूंगा टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत सिंपल है, ओके। नाउ जैसे मैं उसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम कम होने लग जाएगा, बिकॉज जैसे ये दूर हो रहा है ऑब्वियसली इसमें कोई हम एक्स्ट्रा तो मटेरियल नहीं ऐड कर रहे हैं, ये खुद का ही क्या हो रहा है, इंटरनली जो था वो जस्ट एलोंगेट करके आगे उसको लेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सारे यहाँ के मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पे लेंथ बढ़ाने में लग गए, तो वो केस में मेरा ऑब्वियसली डायमेंशन चेंज हो रहा है। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेंसाइल deforming force is called as a tensile strength and or longitudinal strain or linear strain, right? So जो strain produce हुआ by tensile deforming force मतलब ये जो force लगाया यहाँ पे इसके वजह से there is a change, okay, in the dimension, तो उसको हम बोलेंगे tensile strength, longitudinal strain और linear strain. Let L be the original length and delta L be the change in the length due to deforming forces. So ये जो पहले लेंथ था उसके बाद ये वाला लेंथ क्रिएट हुआ है. So this length divided by the total original length will give me कि मेरे फाइनल I can say solid state में कितना चेंज हुआ है और उस पर कितना स्ट्रेन एक्ट किया है. So this how I can easily identify how this particular I can say tensile strength is works. Okay, have you understood this? Can you just give me in the chat, have you understood this or not? Just give me yes or no. Okay, okay, good, okay, superb. So I guess almost everyone understood what do you mean by tensile stress and what do you mean by longitudinal stress, sorry, compressive stress, okay, and what do you mean by strain as well. Strain हमेशा ये stress पे ही depend करेगा, okay. Strain मतलब just change in the dimension और stress मतलब force के साथ उसका लेना देना है. Now इसमें ही दूसरा एक चीज है जहां पे we are changing the I can say shape in a 3D direction.
पहले में क्या था, खाली 1D डायरेक्शन में मैं चेंज कर रहा था, मतलब उसका खाली लेंथ चेंज कर रहा था। पर अभी यहाँ पे मैं पूरा उसका वॉल्यूम मतलब 3D एंगल में उसको मैं चेंज करूंगा। When a deforming force acting on a body produces change in its volume, the stress is called as a volume stress, or the strain produced we called as a volume strain. Okay, तो पहले में खाली लेंथ में अफेक्ट हो रहा था, बट यहाँ पे अभी पूरे वॉल्यूम पे मतलब 3D एंगल में देर इज अ चेंज इन द आई कैन से देर इज अ चेंज इन द टोटल आई कैन से द वॉल्यूम। तो वो केस में मैं उसको बोलूंगा वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड स्ट्रेन जो चेंज इन डायमेंशन हुआ है मैं उसको बोलूंगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देख के ऑब्वियसली आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लुक एट दिस आई कैन से डायग्राम एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ये जो इनके बीच में जो चेंज हुआ है दैट वी कॉल्ड एज अ डेल्टा एल। और उनके बीच में ये जो ये ओरिजिनल था, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई किया वैसे इसका कन्वर्ट हो गया छोटे स्फेरिकल में, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू a small spherical I can say ball. Okay, so let's understand what do you mean by volume stress or hydraulic stress. तो जैसे वहां पे हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का नाम दिया था, जिस उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस का नाम दिया है, नथिंग एल्स, ये सब सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे थ्री डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम। लेट एस बी द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। सो ये जो एफ है वो हर एक मतलब पूरे परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द बॉडी में एक्ट कर रहा है, एंड इट एक्चुअली नॉर्मल्स it acts normally and uniformly over all surface area A. Okay, such as a stress which produces change in the size but no change in the shape is called as the volume stress. Okay, so यहाँ पे उन्होंने कितना सही से बताया है कि वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब ही ये होता है कि यूनिफॉर्मली में पूरे एरिया में जो स्फीयर है उसके पूरे एरिया पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स विच इज एक्ट एज अ नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर में मैं सब जगह पे क्या कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। तो सच अ स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस अ चेंज इन द साइज बट नॉट चेंज इन द शेप इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, सो ये केस में मैं कोई भी उसके शेप में चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसका साइज क्या कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ। देखो देर इज अ साइज डिफरेंस इन द साइज एंड शेप। शेप मतलब रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, देन स्फेरिकल, आई कैन से क्यूबिकल, ये शेप होते हैं। और साइज मतलब क्या, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, एकदम छोटा, एक्स्ट्रा स्मॉल, लाइक दिस। ओके, सो देर इज नो चेंज इन द साइज, सॉरी शेप, बट देर इज अ चेंज इन द साइज। तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, सो इन दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मुझे क्या मिल रहा है, फोर्स अपॉन एरिया मिल रहा है। ओके, सो सेम द इक्वेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ द अर्लियर वन ओनली। The volume stress produces a change in the size without change in the shape of the body. It called as a hydraulic or hydrostatic volume stress. Okay, so जब भी आपके शेप में चेंज नहीं होता बट आपके साइज में चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, फॉर एमसीक्यूज आई गेस दे विल आस्क दिस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसमें नीचे ऑप्शन रहेंगे चेंज इन साइज एंड चेंज इन शेप, चेंज इन साइज विदाउट चेंज इन शेप, और अदर रहेंगे तो विदाउट चेंज इन शेप और साइज में चेंज है। तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी जो वॉल्यूम स्ट्रेस है मेरे पास उसके ही बेसिस पे मैं वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक है यहाँ पे अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग perpendicular to entire surface of a body, okay, which produces a volume strain, and the V will be the original volume and delta V will be the final volume due to deforming force. तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन का अगेन मतलब यही हुआ कि उसके डायमेंशन में चेंज हुआ। तो हमेशा वो कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन द डायमेंशंस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल डायमेंशन, राइट। तो उसके बेसिस से मुझे क्या मिलेगा, हमेशा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। So a deforming force acting perpendicular to entire surface of a body produces a volume strain, and
V be the original volume and delta V be the change in the volume ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है कि स्ट्रेन अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि बिफोर का और आफ्टर जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया था वॉल्यूम उसके हिसाब से जो चेंजेस हुआ है उसका मुझे रेशियो मिलना है बस। सो दैट विल बी गिवन एज अ डिफॉर्मिंग स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल्ड इट एज अ shearing stress and shearing strain. So this is a third type. Actually, I have written it as a second, but it's a third type. Okay. So this is a third type of strain and stress. जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक there is a simple, I can say a kind of a square structure, और मैं यहाँ पे उसको क्या कर रहा हूँ, ये C पॉइंट पे मैं उसको एक छोटा सा फोर्स लगा रहा हूँ। बट C पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो केस में क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम so till C पॉइंट पे yes I am pushing this particular force। तो ये केस में क्या हो रहा है कि जब मैंने इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो वो केस में ये ए और बी मैंने इसको स्टेडी रखा, बट आई एम अलाउिंग टू मूव दिस अपर पार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस लुक लाइक अ जेली। ओके, जेली में कैसा होता है कि आपका जो बेस रहता है वो एकदम फर्म रहता है, विच इज स्टिक टू माई सॉलिड प्लेट, बट आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा हिलता है, राइट। सो आपने अगर एक पॉइंट के जेली को अगर प्रेस करके थोड़ा सा अपने साइड खींचा, सो जेली विल चेंज इट शेप, बट व्हेन यू रिफॉर्म इट वो अगेन अपने पोजिशन में आ जाता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो नो बॉडी का शेप चेंज होता है, राइट, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ऐसे चीज को हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो देखो, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, वी कॉल्ड इट एज अ शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो एक ऐसा स्ट्रेस है जो आपके पूरे बॉडी को पूरा चेंज ही कर देता है, राइट। देयर इज नो, मतलब जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि देयर इज नो चेंज इन द शेप। शेप तो पहले में जैसे टेंसाइल स्ट्रेस में देखा था वो तो रॉड ही था, सेकंड केस में वो वॉल्यूम का वॉल्यूम ही था, देयर इज नो चेंज इन द शेप। बट थर्ड केस में हम लोग उसको बोलेंगे वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, शेयरिंग मतलब तोड़ दिया। Okay, so let F be the tangential force acting on a surface of area A. This force produce a change in shape of the body without changing its size. Okay, तो इसमें कोई भी साइज का चेंज नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, शेप ऑफ द बॉडी इज गेटिंग चेंज। अभी आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे साइज क्यों नहीं चेंज हो रहा, देखो ये जो पहले था वो वैसे ही है, देयर इज नो चेंज इन द साइज, साइज तो वैसे ही है, राइट, बट देर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा पहले ये था नॉर्मल, आई कैन से स्क्वायर, बट इसका थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटली चेंज द शेप ऑफ द बॉडी बट साइज विल रिमेन द सेम। तो इसको हम बोलेंगे, तो इसको शेयरिंग स्ट्रेस को अगर मुझे डिफाइन करना है, सो इट बी कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, जो मैं ये वाले सरफेस को टेंजेंट में लगा रहा हूं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल फोर्स divided by its area. Okay, so shearing stress can be defined as the tangential force divided by its area will defined as a shearing stress. तो shearing stress में हमेशा change in the shape होता है, but there will not be any change in the size of the shape. Okay, so therefore suppose ABCD is the front face of the cube and force is applied to cube so that the bottom of the cube is fixed, so only top surface will be displaced. Such force is called as a tangential force. तो सिंपल अगर मैं हिंदी में बात करना चाहूँ तो AB को मैंने फिक्स रखा है और CD को मैंने मूवेबल रखा है। so, जब भी मैं ऊपर टॉप केस में जब मैं फोर्स लगाऊंगा ऑफ दिस क्यूब, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वो फोर्स जो मैंने लगाया है, जो ओनली ऊपर वाले को लगाया है, उसको मैं बोलूंगा टेंजेंशियल फोर्स। और the tangential force is parallel to the top and bottom of the surface of the block. The restoring force per unit area developed due to this tangential force, we called it as a shearing stress or shearing tangential stress. Okay, so ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया जो मैं लगा रहा हूँ उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, मेरा ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ
नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग स्ट्रेंथ। सो जैसे मैंने शेयरिंग स्ट्रेस बताया आपको, सेम शेयरिंग स्ट्रेन भी है। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन द लेंथ हो रहा है। देखो यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे शेप तो चेंज, यहाँ पे शेप तो चेंज हो रहा है। यस, शेप विल गोना चेंज बट साइज विल नॉट बी चेंज। उसका साइज क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। सी वी आर टॉकिंग अबाउट द, आई कैन से क्यूब, या ये जो क्यूब, हाँ क्यूबिकल जो फेस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये क्यूबिकल में पूरा क्यूब चेंज नहीं हो रहा, उसका जस्ट खाली लेंथ चेंज हो रहा है। ओके, तो हेंस आई कैन से दैट देर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल of the both face and the top face of the cube. Such relative displacement of two surfaces, we call it as a shear strain. Okay, and it can be calculated as follows. So shear strain is nothing but delta L divided by L, which will be equal to in terms of tan theta. Okay, which is we call it as a theta because theta बहुत छोटा रहता है, because थोड़ा सा change होता है, ज्यादा change नहीं होता. So that's why we call it as a shearing strength. Okay, so वो केस में क्या हो जाएगा, shearing strain will be equal to delta L divided by L will be equal to theta. So where the relative displacement L is a very small, तो obviously यहाँ पे हमें क्या मिलता है, shearing strength देखने मिलता है, right? So therefore here I can say CD divided by AB. Okay, sorry, CD है और नीचे AB है, AB is my fixed and CD is nothing but my movable or change in the shape I am allowing over there. So वहां पे shearing strength मुझे क्या मिलेगा, change in the length, यहाँ पे जो छोटा सा length change हुआ divided by its actual length. So therefore मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा छोटा सा, बिकॉज यहाँ पे मैं एंगल ऐसे मेजर कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ जब भी उसका शेप चेंज नहीं होता, ओके सॉरी, उसका शेप चेंज होता है बट साइज चेंज नहीं होता, तो वो केस में हमेशा हम थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू शेयरिंग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और बाकी सारे इसमें इट्स अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, बट यहाँ पे इसको डायमेंशन थोड़ा सा आ जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड रेडियन। तो अभी तक हमने तीन टाइप्स अलग अलग देखे। एक में जस्ट मैं खाली रॉड को लंबा कर रहा हूँ, इन दैट केस टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया। सेकेंड केस में आई एम नॉट चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी बट साइज चेंज हो रहा है, जहां पे मैं बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और थर्ड केस में मैं साइज को चेंज नहीं कर रहा हूँ बट मैं उसके शेप को चेंज कर रहा हूँ। पहले क्यूबिकल था तो अभी ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, so these are three steps, these are three stress and strain of my given, I can say, state of liquid. Okay, thank you students.